कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, बाल विकास के नाम से जानते हैं। उसकी हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ हमारी आज की 45 टेस्ट सीरीज़ नंबर है। इससे पहले हमने 44 टेस्ट सीरीज़ कर दिए हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मैं दे दूंगा, चाहे वो सीडीपी की है, ईवीएस है, हिंदी, इंग्लिश, सभी मैथ्स, सभी का टेस्ट सीरीज़ की मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो पेपर में बार बार आते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पे शारीरिक सीमा, ऑप्शन बी है विद्यालय की असहयोग, ऑप्शन डी है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 15 अक्टूबर 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज में कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आप कितने कर पाए। हमने 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। 15 में से आपको कितने राइट आंसर करना? 15 में से 15 करना है, 15 में से 14 या 15 में से 13। इससे कम आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कम अगर आप करेंगे तो आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत लो स्टैंडर्ड की मानी जाएगी, आपके स्टैंडर्ड बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपको मेहनत अच्छे से करना होगा। अगर 13 से कम है तो 15 on 15, 15 on 14, 15 on 13, मिनिमम 13, मैक्सिमम 15। और मैं 15 किसकी बात कर रहा हूँ? जिस अभ्यर्थियों ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस व्यक्ति ने हमसे नोट्स लिए हैं, उनके 15 में से 15 आने के चांसेस 100% रहते हैं। कारण, क्योंकि मैं इसी टॉपिक के आधार पे नोट्स बनाता हूँ और उस नोट्स को आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में सिर्फ पास नहीं करना होता है, आपके रैंक को इंक्रीज़ कर देता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप रीट के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे तो रीट में सिर्फ 31,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31,000। लेकिन आपके अभ्यर्थी कितने हैं? 17 लाख अभ्यर्थी हैं। 17 लाखों में अभ्यर्थी है, ठीक है, लाख अभ्यर्थी हैं। तो जाहिर सी बात पता है कि इतने 31,000 सीटों के लिए 17 लाख आवेदन आए हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी जॉब होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन मैं कह सकता हूँ। अगर आप क्वालिफाइड कर भी जाएंगे तो आपकी गारंटी, क्या गारंटी कि आपके जॉब 100% होंगे? मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप नोट्स लीजिए, अपनी मेहनत अच्छी तरीके से करते रहिए। नोट्स आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? सीखने के पठार के कारण नहीं है, नेगेटिव होगा तो असहयोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सभी चीज़ें लगभग एक जैसे से विकसित है, लेकिन विद्यालय की असहयोग ये नेगेटिव ही दर्शाता। असहयोग ये खुद एक नेगेटिव है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी अधिगम, मतलब लर्निंग, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, लर्निंग इसको हम हिंदी में कहते हैं, अपने भाषा में सीखना, क्या? सीखना कहते हैं। निम्न में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन बी है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सी देखेंगे, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ऑप्शन डी देखेंगे, अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, 18 नवंबर 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा?
चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम आराम से देख लेते हैं डिटेल्स के साथ। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, मतलब 3 यहाँ पर सही होंगे, 1 गलत होंगे। हमको किसको ढूंढना है, गलत वाले को ढूंढ के टिक मारना है। तो चलिए अब लॉजिक देख सकते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यय रूप से किया जा सकता है, नहीं। और अधिगम का अवलोकन कॉन्सेप्ट रूप से नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर नेगेटिव टाइप में अगर ए गलत होंगे, जो गलत होंगे वही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक प्रकार का अधिगम है जो परिणामों पर निर्भर है। ऐसा एक प्रकार का अधिगम है जो रिजल्ट पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट वो रिजल्ट पर है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन बी है प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी है प्रक्रिया उपक्रम अनुबंधन, ऑप्शन डी है अवरोध। आपको राइट आंसर बताना है, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रकार का अधिगम है जो परिणामों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर है, परिणाम पर निर्भर करने वाली प्रक्रिया है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसने दिया है, आपको ये क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दिया है। ठीक है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो इसे नहीं समझ पाते हैं। स्किनर के द्वारा दिया हुआ ये अनुबंधन है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। छात्रों को ये सभी चीज़ें जो शब्द हम कहते हैं, ऑप्शन ए है शाब्दिक पुनर्बलन में, ऑप्शन बी है अशाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन डी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन यहाँ पर सी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन डी है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर बताइए। छात्रों को हम पुनर्बलन के आधार पर जो कहते हैं ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, ये कहना क्या है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को अगर हम ठीक कहते हैं, शाबाश कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, तो यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, क्योंकि हम बच्चे को थोड़ी इंक्रीज करने के लिए, अपनी मेहनत में इंक्रीज करने के लिए शाबाशी देते हैं, पुरस्कार के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, यह पॉजिटिव वे में इसको हम लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, ऑप्शन बी होगा पावलोव ने, ऑप्शन सी होगा जीन पियाजे, ऑप्शन डी होगा वायगॉस्की। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है, तो ये बात आपको बताना है। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। कई बार ऐसे क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं, इसके राइट आंसर क्या होंगे। चलिए, हमने कई बार बता चुके हैं ऐसे वीडियो, लेक्चर वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन को हम डील कर चुके हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को बढ़ावा गेस्टाल्ट वादियों ने दिए है। गेस्टाल्ट वादियों में से कौन कौन है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसमें शामिल है गेस्टाल्ट वादियों में से, जैसे कि मैक्स है, वर्दिमर है, लेनिन है, कोहलर है, कोफका है, लेविन है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट वादियों में से भाग लिए हैं। ये क्वेश्चन बीटेड में पूछा गया था और यूपीटेड में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बेंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। बेंडूरा के अनुसार अधिगम कैसे आधारित है। ऑप्शन ए है निरंतर प्रयासों पर, ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टि पर, ऑप्शन सी है अनुकरण पर, ऑप्शन डी है परिपक्वता पर। बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा ने किस पर आधारित बताया था, अधिगम को, सीखने के संबंध को किस पर बताया था। निरंतर बताया था, अंतर्दृष्टि था, अनुकरण था, या परिपक्वता जो मैच्योरिटी था, क्या थी। आपको राइट आंसर बताना है, बेंडूरा के अनुसार क्या था।
तो बात करेंगे एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दिया था अनुकरण के आधार पर। किसके आधार पर दिया था? अनुकरण के आधार पर दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर राइट आंसर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है सीखना कौशलों के संचय में समान है। ऑप्शन बी है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। ऑप्शन सी है यहाँ पर सीखना एक निष्क्रिय गहनशील प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है सीखना अनिवार्य शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर सत्य वाले क्वेश्चन में 2-3 तो मैं ऐसे अलग कर देता हूँ। पहले आप इसका राइट आंसर बताइए। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए इसका हम राइट आंसर जान लेंगे। तो सबसे पहले सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीखना कौशलों का संचय है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला देखते हैं ऑप्शन सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, ये क्वेश्चन भी आपके हो सकती है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या सही क्या गलत। सीखना एक निष्क्रिय, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव पूछा है, ऑप्शन आपके नेगेटिव है, ये निष्क्रिय मतलब नेगेटिव, ये गलत हो जाएंगे। सीखना अनिवार्य शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, यहाँ पर भी गलत है। तो आपके ऑप्शन सी एंड डी नहीं होंगे। तो आपके इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए सीखना कौशलों के संचय में समान है, ये हो सकते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होता है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ए थोड़े कम पड़ जाते हैं लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो। क्वेश्चन अगला देखते हैं तत्परता का नियम किसने दिया? कोई सोचने वाली बात है। विद इन 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड में राइट आंसर बताइए इसका। विद इन 5 सेकेंड। ऑप्शन भी हम नहीं बोलेंगे इसका। तत्परता का नियम किसने दिया था? जल्दी बताइए तत्परता का नियम किसने दिया था? अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। तत्परता का नियम किसने दिया था? सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पर थॉर्नडाइक महोदय ने तत्परता का नियम दिया था। हम कब किसी क्वेश्चन का ऑप्शन तक नहीं देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए है व्यवहारिकता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग को सूचीबद्ध किया जा सकता है? राइट आंसर क्या होंगे आपके हिसाब से? राइट आंसर जल्दी बताइए। व्यवहारिक। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक ने किस पर फोकस किया था? व्यवहार पर किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना। ऑप्शन बी है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन डी है बच्चों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी है बच्चों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन डी है अध्यापकों का सकारात्मक रुख। तो राइट आंसर आपको बताना होगा यहाँ पर। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अध्यापकों का सकारात्मक रुख। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता डैश की भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए है सकारात्मक। ऑप्शन बी है अग्रोन्मुखी। ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन डी है तटस्थ। राइट आंसर आपको बताना है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता कौन सी भूमिका निभाएंगे? आपको राइट आंसर बताना है।
जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर आपके राइट आंसर सहानुभूति कर पूर्ण नहीं होनी चाहिए। आपका राइट आंसर अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन ए है आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी है निरंतर पुनर्बलन, ऑप्शन डी सी है दंड, ऑप्शन डी है मौखिक तत्भर्सना। राइट आंसर आपके हिसाब से बताइए। प्रतिक्रिया का विलोप होना क्या कौन सी कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना क्या कहलाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंशिक पुनर्बलन। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? ऑप्शन ए आंशिक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है। ऑप्शन ए है पुनर्बलन, ऑप्शन बी है स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी है कुंठा, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यागमन। क्या हो जाएगा? बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? राइट आंसर बताइए। बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई पुष्टि ज्ञान क्या होती है? पुनर्बलन होती है। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन इजी वे में हम लोग करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऐसा कौन सा है जो सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवसायिक, ऑप्शन बी है अनुभविक, ऑप्शन बी है अनुभविक, ऑप्शन सी है भावात्मक, ऑप्शन डी है आध्यात्मक। राइट आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र व्यवसायिक तो नहीं होगा, अनुभविक नहीं हो, आध्यात्मिक तो होगा ही नहीं, ये भावात्मक रूप होते हैं। सीखना कैसा क्षेत्र है? ये भावात्मक रूप से सीखने का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अभ्यास या अनुभव द्वारा, किसके द्वारा? अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? चिंतन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है अधिगम, ऑप्शन डी है सृजन। राइट आंसर आपको बताना है क्या होता है। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। पहली बात तो ये एक परिभाषा है, किसकी परिभाषा ये भी आपको बताना था। जल्दी बताइए आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा। किसने दिया था परिभाषा? ये गेट्स महोदय ने दिया था। गेट्स महोदय ने यह परिभाषा दिया था अभ्यास और अनुभव के अनुभव द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। याद है हम आपको जब हम लेक्चर वीडियो कर रहे थे, लेक्चर सीरीज कर रहे थे CDP का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, जब हम लेक्चर वीडियो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। तो ये भी परिभाषा कभी कभी क्वेश्चन कैसा पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ देता है किसके द्वारा ये कहा गया था? अभ्यास और अनुभव के आधार द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके हो गए। यहाँ पे लिखेगा किसके द्वारा। क्वेश्चन आपको पूछेगा कौन से मनोवैज्ञानिक का, ऑप्शन दे देगा गेट्स दे देगा, वहाँ पे गुड्स दे देगा, उसके बाद वेन हीले दे देगा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जैसे आपको पढ़ते हैं डेली, तो उनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गेट्स। कौन हो जाएंगे? गेट्स महोदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नोट्स लेने के लिए नंबर मैं आपको बता दूँ 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद अपनी पढ़ाई में, अपने रिजल्ट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप
पास नहीं होना है, क्योंकि पास होने से अब जॉब नहीं मिलेगी आपको। आपको पास होने के साथ साथ आपको रैंक लाना है। जैसे कि मैं एस्टेट अभ्यर्थियों के बारे में बता दूं, 40,000 सीटों में से 80,000 कुछ स्टूडेंट क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे 40,000 बेचारे जो स्टूडेंट पास हुए, उनको चाहे वो जिस भी रूप में है, पर उनको जॉब अब नहीं मिलने वाली। कारण उसके ये हैं कि रैंक एक चीज़ होती है, जो सबसे पहले जिसका रैंक बेहतर होगा उसी को जॉब दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपने रिजल्ट को इंक्रीज़ करने के लिए नोट्स लेनी चाहिए। नोट्स लेने के लिए मैं नंबर बता दिया आपको, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम नई नई अपडेट्स, आपकी कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम्स की डेट आई है, कौन से एग्ज़ाम्स डेट आने वाली है, कितनी सीटें हैं, कितने वैकेंसीज है, कैसे फॉर्म भरना, सभी चीज़ों के अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।